Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 5 कांग्रेस प्रणाली, जिस चैप्टर को हमने लास्ट क्लास की वीडियो में स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक्स कवर भी किए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि 1960 का दशक, जिसको हम खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं। तो आखिर क्यों जानते हैं, क्या क्या चीज़ें थी इसमें, वो सब आज हम कवर करेंगे और भी आगे के कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे विद इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ब्रीफ नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को और समझते हैं इस पूरे ओवरऑल चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉपिक मिलता है 1960 का दशक, यानी कि खतरनाक दशक। तो ये दशक खतरनाक दशक इसलिए कहलाता है क्योंकि इस दौरान भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, इसीलिए खतरनाक दशक कहलाता है। अब खतरनाक दशक दूसरा कारण ये भी है क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ का युद्ध होता है स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा हमारी आर्थिक व्यवस्था भी डगमगा जाती है क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे हमारे सैनिकों की कई सारी जानें जाती हैं। तो इस दशक को खतरनाक दशक इसलिए बोला गया है क्योंकि इस दशक के अंदर ही अंदर भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा और भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे खदान संकट और भी कई सब चीज़ें। तो इससे अल्टीमेटली इस दशक के अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि आर्थिक व्यवस्था थी, वो काफ़ी खराब हो चुकी थी। तो पढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट युद्ध था 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1962 में हुआ भारत और चीन का युद्ध। मानसून की असफलता से देश में खदान संकट भी उत्पन्न हो चुका था। देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बेरोजगारी में दिन ब दिन वृद्धि आती जा रही थी और इसके साथ साथ महंगाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगा था। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो उस पर भी पता नहीं कितने सवाल उठते हैं कि आखिर ये महंगा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मगर उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें हो सकता है हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कोई कमी हो, या फिर किसी अदर ट्रांजेक्शन में कोई कमी आ रही हो, या फिर किसी जिस देश से हमारा सामान इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होता है उसमें कोई हमारा संबंधों में कोई मतलब कमी आई हो। तो कई सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमारे देश की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, बेरोजगारी का ज़्यादा अभाव होता जा रहा था, वृद्धि होती जा रही थी, तो उस समय महंगाई भी खूब तेज़ी से बढ़ रही थी। और इस महंगाई को, इन सिचुएशंस को देखते हुए जो लोग बाग थे जन विरोधी, धीरे धीरे उग्र रूप ही धारण करने लगे थे। ये समझ में आया। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि इस समय तक वहाँ पे हमारे देश में कांग्रेस का ही शासन था, तो अब यहाँ से कांग्रेस भी क्या होने लगी थी, डगमगाने लगी थी। अब गैर कांग्रेसवादी के बारे में पढ़ते हैं। जो दल अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, वे सभी एकजुट हो गए तथा उन्होंने सीटों के संदर्भ में चुनावी तालमेल करते हुए कांग्रेस विरोधी मोर्चा निकाला। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से थोड़ी सी राजनीति भी खेली गई। वो कैसे, जैसा कि आपको पता है कि कई आम चुनावों से जो कांग्रेस थी वो काफ़ी बहुमत से जीतती हुई आ रही थी और किसी भी राज्य के अंदर उसकी हार नहीं हो पा रही थी। अब ये सब सिचुएशन हो रही थी देश की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पैसा बहुत खर्च होता है युद्ध होने में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे युद्धों के समय में हमें युद्धों के बाद हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो जैसे जैसे आर्थिक व्यवस्था खराब होती जा रही थी, जनता क्या समझ रही थी, ये सरकार अच्छी नहीं है। तो सरकार अच्छी ना होने के कारण लोग बागों का उसके ऊपर से विश्वास उठने लगा था। और अभी हम लास्ट क्लास की वीडियो में पढ़ के भी आए हैं कि इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो कांग्रेस थी वो 9 राज्यों के अंदर हार भी गई थी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, गैर कांग्रेसवादी यानी जो कांग्रेस की पार्टी से नहीं आते, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सीटें हैं, अलग अलग बातें हैं, तो उन सभी ने क्या करा कि अगर हमें कांग्रेस को हराना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो जितने भी अलग अलग पार्टीज थी वो सब एकजुट हो गई। एकजुट होने के बाद उन्होंने सीटों के लिए चुनाव तौर पर, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना कि सब एक होने के बाद जो चुनाव लड़ेंगे तो उसमें डिवाइड कर ली कि अगर हम चुनाव जीते तो आप ये संभालना, आप ये संभालना। तो जितने भी हमारी चीज़ें थी, जितनी भी पार्टीज थी, वो सब एक हो गई। एक होने के बाद सब चीज़ उन्होंने तय कर ली और तय करने के बाद एकजुट होकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक विरोधी मोर्चा निकाला। और पढ़ते हैं, देखिए मोर्चा तैयार किया, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद नाम दिया। तो बेसिकली ये 1 या 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि गैर कांग्रेसवाद क्या है, और गैर कांग्रेसवाद का
नाम आखिर किसने दिया, क्यों पड़ा। तो ये सब ओवरऑल थ्योरी हमने आपको समझा दी है, आई होप आपकी भी क्लियर हुई होगी। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ये रणनीतियां चल रही थी, तो इसको गैर कांग्रेसवाद नाम दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, रणनीति को गैर कांग्रेसवाद नाम दिया गया। फिर वर्ष 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। गैर कांग्रेस राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल यानी कि एसवीडी बनाया और पंजाब राज्य से बनी एसवीडी सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो बेसिकली अब यहां से क्या हो रहा है, सरकारों के गठबंधन की टाइप की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वर्ष 1967 के चुनाव में राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस सरकार थी वो काफ़ी बड़ी सरकार थी, तो उसको गिराना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो यहाँ पे हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि सामने जो आए वो गैर कांग्रेस राजनीतिक दलों में एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल एसवीडी बनाया गया। ये आपको याद रखना, संयुक्त विधायक दल यानी कि एसवीडी। और पंजाब राज्य से जो एसवीडी बनी थी उसको किस नाम से जाना जाता है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। सो आई होप आपके क्लियर होगा, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, अदरवाइज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि दल बदल। तो देखिए आप कई बार ये सुनते हुए आए होंगे कि दल बदल हो रहा है या फिर ये पार्टी का बंदा इस वाली पार्टी में जा रहा है, तो आपने कई बार सुना है। आज इसकी डेफिनेशन देखिए कि आखिर इसको लिखना कैसे होता है। तो देखिए दल बदल का अर्थ है जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव जीत जाए, यानी कि चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, उसको दल बदल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नेता चुनाव जीत गया, ठीक है, और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल के अंदर चला गया, तो उसको ही दल बदल बोला जाता है। करेक्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो ये दल बदल का एक बहुत बड़ा और बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, वो अगर आप एग्जाम के अंदर लिख देंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर दल बदल की प्रक्रिया पूछ रहे हैं तो देखिए वर्ष 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक गयालाल हरियाणा ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली, ठीक है। एक चुनाव के अंदर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली, जो दल बदल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और देखिए इसमें एक एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन बनता है, बहुत बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। देखिए वो कैसे, उनके नाम पर ही आयाराम गयाराम का जुमला बनाया गया। ये जुमला राजनीति में दल बदल की अवधारणा को दर्शाता है, ठीक है। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक के अंदर इतना ही। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिंडिकेट। हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक जिसका नाम है सिंडिकेट। तो जो कि हम लास्ट क्लास की वीडियो में बताकर भी आए थे कि जो आपके डाउट्स रह गए हों किसी भी टॉपिक के अंदर, तो आप ये मत समझिए कि सर ने वो क्लियर नहीं करवाया, वो आगे चल के हमने बताया कि जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो सभी चीज़ अपने आप क्लियर होती हुई जाएंगी। तो लास्ट क्लास की वीडियो में एक वर्ड आया था सिंडिकेट, आज उसका मतलब समझते हैं। तो देखिए कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली एवं ताकतवर नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर एक सिंडिकेट कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली एवं ताकतवर नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता है। ये प्रभावशाली समूह कांग्रेस की नीतियों को संचालित और निर्देशित करता है और इस समूह पर कांग्रेस का पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है, या नियंत्रण था। तो ये है हमारे कुछ सिंडिकेट की पूरी ओवरऑल डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि आखिर सिंडिकेट के अंदर कौन कौन से नेता आते हैं और कहाँ से। देखिए सिंडिकेट नेता हमारे कुछ ये हैं और राज्य हमारे ये हैं। सिंडिकेट नेता के कामराज, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है जनरली। ये कौन से राज्य से, मद्रास के राज्य से हैं। एस के पाटिल बंबई से, और के एस निजलिगंपा मैसूर यानी कर्नाटक, और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, और अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल। तो वैसे तो इतना डीप में आएंगे नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी एक आइडिया को आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन से नेता थे जो कि सिंडिकेट के नेताओं यानी प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं के अंदर गिने जाते थे, और वो कहाँ से थे। तो ये आपका अगर बहुत बड़ा तीर माना तो ये आपके एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी बेस पे तो नहीं आएगा। सो आई होप आपके क्लियर। क्लास के वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और लास्ट क्लास की वीडियो भी आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखा होगा तो सेकंड पार्ट आपके थोड़ा मुश्किल समझ में आएगा। सो आप पार्ट्स को देखते हुए चलें, चैप्टर्स को स्टार्टिंग से पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा। सो इसके चैप्टर के हमारे 2-4 टॉपिक्स ही रह गए। सो वो नेक्स्ट क्लास की वीडियो में कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की वीडियो में राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस का विभाजन, और विभाजन का क्या परिणाम हुआ उसके बारे में। सो आई होप आपके सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं, और जो आप नोट्स वगैरह बना
बना रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप मुझे वो चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे ईजिली भेज सकते हैं। आज क्लास के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो आप एक बार टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ें घर पे और देन दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय करें। थैंक यू।